बनती है क्या, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और बीच में ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट में कुछ और चीज देखी गई, कोई और कंपाउंड भी देखा गया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड के बहुत छोटे पार्ट ऑफ टाइम के लिए कोई और चीज भी देखी गई, कोई और कंपाउंड भी देखा गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो इनको बेसिकली इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कहीं पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहीं पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, कहीं पे कार्बन पे एक पॉइंट डॉट आता है, तो जब पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, जब नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन, और जब उसके ऊपर एक डॉट आती है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। एक और आते हैं फ्री रेडिकल की तरीके से एक और स्पीसीज है, उसको हम बोलते हैं कार्बीन। एक और पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं नाइट्रीन। तो 5 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने तरीके का होता है। कोई पॉजिटिव चीज किसी, कोई पॉजिटिव स्पीसीज किसी के ऊपर जाके जुड़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कोई नेगेटिव स्पीसीज किसी रिएक्टेंट के ऊपर जाके जुड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी चीज ऐसी है जो पॉजिटिव से जुड़ रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोले या न्यूक्लियोफाइल बोले। इस तरीके से कई सारी चीजें, अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप का है, ये सब कुछ बेसिक। जैसे मान लो कि आपको कोई वेजिटेबल बनाना है, कोई डिश आपको तैयार करनी है, तो आप क्या करते हो, पहले पूरे इंग्रेडिएंट इकट्ठा करते हो, और अगर वेजिटेबल्स हैं तो उनको आपने वॉश किया, कट किया, सब कुछ मसाले वगैरह तैयार वैयार करके पहले रखते हो आप, कि अच्छा ये अब हमारे सारे तैयार हो गए, अब हम क्या करेंगे, वो डिश अपनी बनाएंगे, तो रिएक्शन अपनी तैयार हम करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जीओसी में सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक की स्टार्ट हुई कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोला गया कि वो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपका लिविंग ओरिजिनेटेड और लिविंग से निकाला जाए। किससे निकाला जाए? ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ओरिजिनेटेड, लिविंग से डेराइव हो। लिविंग में आपको पता है प्लांट्स भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं ना। लिविंग में आपको पता है प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है। न्यू क्या आई, पहले यही माना जाता था कि प्लांट से, एनिमल से, लिविंग से ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए वोलर, क्या नाम है इनका, वोलर, ठीक है। इन्होंने एक प्रोसेस बताया जिसको बोलते हैं वोलर सिंथेसिस, और इन्होंने क्या किया, पहली बार फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया। क्या किया वोलर ने, क्या काम किया, फर्स्ट टाइम लैब में प्रिपेयर कर दिया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स मिक्स किए और उनको मिक्स करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब में, हाँ यूरिया। और पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया था वो कौन सा था लैब में, यूरिया। तब से फिर डेफिनेशन चेंज हो गई कि भाई ऑर्गेनिक का मतलब केवल ये नहीं है जो लिविंग से डेराइव हो, लैब में भी तो बन गया ये, तो लिविंग से डेराइव यही नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। यूरिया बनाया था इन्होंने सबसे पहले। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH2 होल ट्वाइस CO, NH2 होल ट्वाइस CO। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में क्रिएट हुआ था, वोलर ने बनाया था, वोलर सिंथेसिस के थ्रू।
क्लियर है यहाँ तक बात? भूवी वेरोनिका, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या यूज किया था अपनी मोलर सिंथेसिस में? एक कंपाउंड होता है KCNO, पोटेशियम साइनेट बोलते हैं, पोटेशियम साइनेट। इसकी रिएक्शन हुई अमोनियम सल्फेट के साथ, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट के साथ। तो 10th में आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते थे, दोनों के प्लस प्लस को एक्सचेंज कर दो, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव आयन है, इनको एक्सचेंज कर दें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोटेशियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, और अमोनियम के साथ CNO आ जाता है और ये बना देता है NH4NCO। NH4NCO इसको बोलते हैं अमोनियम आइसोसाइनेट, इसको कहते हैं अमोनियम आइसोसाइनेट। इनकी मिक्सिंग से बनाया गया पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की मिक्सिंग से पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम आइसोसाइनेट बना। फिर उसके बाद इस अमोनियम आइसोसाइनेट को जब हीटअप किया गया, गर्म कर दिया गया, इसको गर्म कर दो, हीटअप कर दो, तो ये बना लेता है यूरिया। NH2 होल ट्वाइस CO बन जाता है, और क्या बन जाता है? क्या निकलेगा इसमें से? वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मोलर सिंथेसिस। इसके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया? लैब में यूरिया बना दिया। तो आप बोले भाई कि अब ऑर्गेनिक की तो डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, लिविंग से तो केवल निकालने वाला ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि लिविंग से निकलता है। NH2 होल ट्वाइस CO, NH2 होल ट्वाइस CO। तो अब इनकी सिंथेसिस के बाद फिर डेफिनेशन चेंज की गई। तो अब नई डेफिनेशन क्या हुई? नई डेफिनेशन कुछ टाइम तक ये बोला गया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको हम बोल देंगे क्या? ऑर्गेनिक। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उनको हम बोल देंगे ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद CO2 या और भी इस तरीके के कुछ कंपाउंड थे जिनको देखा गया कि वो इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। CO2 को ऑर्गेनिक में नहीं रखते हैं, इनऑर्गेनिक में रखते हैं। तो फिर बोला गया कि भाई ऐसा है कि कुछ और बेसिक चीज ऐसी ढूंढी जाए। तो बेसिक चीज फिर ये पता लगी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो या तो खुद हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से डेराइव हो, मतलब हाइड्रोकार्बन को बोल दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मम्मी पापा, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन सा है? पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो या तो वो खुद हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड हो, उसको किस में रख दिया गया? उसको बोला गया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो लिखिए
ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभी जो डेफिनेशन है वो क्या है? अब क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं कंपाउंड विच इज हाइड्रोकार्बन और derived from हाइड्रोकार्बन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कंपाउंड जो किससे बना होगा? हाइड्रोजन और कार्बन से। कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। टेंथ में हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। थोड़ा बहुत पढ़ा है सबने? ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जाम्पल लिख लो, जैसे होते तो बहुत है लेकिन लिख लो कुछ तो। जैसे पहला याद रखो, मीथेन, इथेन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एग्जाम्पल में लिख लो। BHC, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मम्मी पापा पेरेंट कौन हो गए? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा जो ब्रीफ हमने टेंथ में पढ़ा है वो ले लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के देखते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो कितने तरह के हम देख सकते हैं? एक को हम बोलते हैं एल्केन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एल्कीन, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन। तीसरे को क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो पहचानते कैसे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन का वो कंपाउंड जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड, केवल कैसा बॉन्ड होगा? केवल सिंगल बॉन्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन। या इसी को एक नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देते हैं इसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में हम लोग मीथेन, इथेन ये लिख सकते। ठीक। यहाँ पे एल्कीन जो होगा इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड भी होंगे along with सिंगल बॉन्ड।
स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। जैसे एक कंपाउंड होता है C2H4, नाम होता है इथाइलिन। ओनली सिंगल बॉन्ड, इनको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में नहीं, एल्कीन में अनसेचुरेटेड बोलेंगे, डबल बॉन्ड जैसे ही आ जाता है अनसेचुरेटेड नाम आ जाता है, डबल ट्रिपल को अनसेचुरेटेड में रखते हैं। से एल्काइन की बात करो तो एल्काइन में सिंगल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। पहचानते कैसे हैं, ट्रिपल से, कि ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो कौन सा कंपाउंड है, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो कौन सा कंपाउंड है, एल्काइन। जैसे C2H2 होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, जनरल नेम है एसिटाइलिन। C2H2 एसिटाइलिन, ये स्ट्रक्चर है। विद कुछ कहना है प्रांजलि? कोई दिक्कत है? समय क्यों देख रहे हो बार बार? टॉपिक में इंटरेस्ट लीजिए। अब कार्बन के जो कंपाउंड है वो आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपका रिंग के फॉर्मेट में कंपाउंड हो, कार्बन कैसे जुड़े हो, रिंग में जुड़े हो, या कार्बन आपके एकदम ओपन चेन में हो। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा, उसकी बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो एक जो बड़ा क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड। पहली चीज जो है उसको क्या बोलोगे आप, ओपन चेन कंपाउंड। एक मिनट ना लिखना, पूरा चार्ट ही कायदे से बनवा दो, तब एक एक को एलिबरेट कर दो। तुम लोगों को अभी बनाया नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने लिख लिया तो काटिएगा मत।
हाँ, क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं ओपन चेन। क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। इन्हीं को नाम दोगे एलिसाइक्लिक। इनको क्या नाम दोगे? एलिसाइक्लिक, या इसी को बोल दो ए साइक्लिक। दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। नहीं, और भी है। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड होगा, इस साइक्लिक कंपाउंड में दो तरीके की कैटेगरी हमको देखने को मिलेगी। एक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। एक को होमोसाइक्लिक और दूसरे को हेट्रोसाइक्लिक। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक, HETERO, HETERO, हेट्रोसाइक्लिक। हाँ हाँ, ये दो ही है। और फिर इस होमोसाइक्लिक को तोड़ते हैं हम लोग दो और में। एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलेंगे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो, अब सबको समझ लेते हैं सब क्या क्या है अलग अलग। सबसे पहली चीज बोली गई ओपन चेन कंपाउंड या ए साइक्लिक। ए का मतलब होता है नहीं, साइकिल का मतलब होता है रिंग। साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? ए साइक्लिक, या इसी को हमने क्या बोला? ओपन चेन। क्या बोला? ओपन चेन। ठीक। ओपन चेन का क्या मतलब है? जैसे मान लो आप कोई नेकलेस बना रहे हो, है ना, बीट से, और आपने ऐसे बना के छोड़ दिया, ठीक है, आपने ज्वाइन नहीं किया, साइकिल नहीं बनाया, मतलब एक एंड से दूसरा एंड ज्वाइंटेड नहीं है। एक तरफ एक फ्री एंड है और दूसरी तरफ फ्री एंड है। अगर कंपाउंड में आपको फ्री एंड दिखाई देते हैं, कोई साइकिल कोई रिंग नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ओपन चेन या ए साइक्लिक। ठीक है, तो डेफिनेशन तो लिखो। इन कंपाउंड free ends are present, free ends are present and no ring is present। कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ओपन चेन या क्या बोला जाएगा? ए साइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड,
टू सिंगल बॉन्ड CH3। ये देख रहे हैं 4 कार्बन का कंपाउंड है और इसके इस तरफ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट है क्या? एंड वाले ज्वाइंटेड नहीं है, फ्री एंड है बिल्कुल। तो इनको क्या बोलेंगे? ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है। अब ये जो ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड है ये भी आपको इसका नाम भी लिख लीजिए साथ साथ, फिर नाम लिखना भी सिखाएंगे, अभी के लिए लिख लीजिए। ब्यूटेन बोलते हैं इसको, एल्केन होता है, ब्यूटेन बोलते हैं इसको। थोड़ा छोटा 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 लिखो। अभी इतने 25-25 कार्बन के कंपाउंड आएंगे, कहाँ लिखोगे? तो क्या 3-4 पेज में एक कंपाउंड थोड़ी लिखोगे, छोटा छोटा लिखो। अद्भुत हो। अब ये जो जिसमें रिंग नहीं है ए साइक्लिक जिस कंपाउंड को कह रहे हैं, ये भी 2 तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। एक को बोलते हैं अनब्रांच्ड और एक को बोलते हैं ब्रांच्ड। ए साइक्लिक कैसा कैसा मिल सकता है? अनब्रांच्ड ए साइक्लिक, और दूसरा कौन सा मिल सकता है आपको? ब्रांच्ड ए साइक्लिक। मतलब रिंग तो नहीं बन रही है लेकिन ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है। लिखवाएंगे ना। पेड़ देखे आपने, ट्रीज देखे ना? ये है ना, ब्रांच है इसमें, देख पा रहे हैं आप लोग? सब लोग तरह तरह की ब्रांच दिखाई दे रही है, सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ब्रांचिंग दिख रही है। अगर इस पेड़ को क्या कर दो, क्या कर दें? हाँ, अनब्रांच्ड कर दें। ऐसे बोलते हैं पेड़ को क्या कर दिया? मुंडा कर दिया। मुंडा कर दिया, जानते हैं? हाँ, बाल हटा देते हैं ना, बिल्कुल गंजा कर दिया। तो इस पेड़ को हमने क्या कर दिया? गंजा कर दिया। बस अब एक स्ट्रेट ये चेन बची हुई है, इधर से ब्रांचिंग ब्रांचिंग सब खत्म कर दी, है ना? तो ये कैसा दिख रहा है आपको? अनब्रांच दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है? ब्रांच्ड। तो कंपाउंड में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि रिंग नहीं बननी चाहिए, और कैसा दिखना चाहिए? सिंगल। अगर स्ट्रेट चेन मिल रही है आपको तो उसको क्या बोलोगे आप? अनब्रांच। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है आपको, सीधी एक स्ट्रेट चेन है। वो अनब्रांच है ना, देखो तुम। एक स्ट्रेट चेन मिलेगी, ठीक है, एक लाइन से। और ब्रांच में कैसा देख सकते हो? जैसे मान लो ऐसे है। ये देखो, कंपाउंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्ट्रेट चेन भी दिख रही है, इधर ऊपर ब्रांचिंग नीचे ब्रांचिंग दिख रही है।
तो रिंग तो कहीं पे नहीं बन रही है, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ए साइक्लिक होते हुए भी ये कैसा है, ए साइक्लिक ब्रांच्ड वाला है, और पहला वाला कैसा था, अनब्रांच्ड। नाम सिखाएंगे तब बताइए। ठीक है। ए साइक्लिक हो गया, ए साइक्लिक में ओपन चेन कंपाउंड को ए साइक्लिक बोला हमने, और फिर उसके बाद हमने क्या बोला, ए साइक्लिक में ब्रांच और अनब्रांच्ड। अब बात कर रहे हैं हम लोग साइक्लिक या क्लोज चेन की, उसमें हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की। तो पहले साइक्लिक या क्लोज्ड की बात कर लेते हैं। साइक्लिक या क्लोज चेन, क्या मतलब है इसमें, कि आपको एक रिंग बनती हुई दिखाई देगी, साइकिल दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगा, है ना, रिंग मिलेगा आपको, है ना। इसका मतलब एक फ्री एंड से दूसरा फ्री एंड जो होगा, एक एंड से दूसरा एंड क्या होगा, कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो ये बना हुआ है, कोई कार्बन ऐसा है जो एक एंड पे फ्री हो, मतलब उसके दूसरी तरफ कुछ भी ना जुड़ा हो, जितने कार्बन है सब दोनों तरफ से क्या है, जुड़े हुए। तो ये कैसा बन गया, साइक्लिक। अगर इसी को ओपन चेन बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, कहीं से एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, और ब्रेक करके 5 कार्बन को सीधा कर दें, जैसे पेंटेन बनाया था। डिफरेंस क्या आ जाएगा, कि ये CH2 को CH3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक अलग अलग सीख रहे हैं। तो ये 5 कार्बन की साइक्लिक दिख रही है आपको, ठीक है। 6 7 8 कितने का भी हो सकता है, इसको भी साइक्लिक बोलते हैं। हम्म, ऐसे भी दिखाते हैं साइक्लिक कंपाउंड को, कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, इस साइक्लिक कंपाउंड में जितने पॉइंट्स हैं उनको कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको क्या मानते हैं, कार्बन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड को किससे दिखा दिया गया, केवल लाइन से दिखा दिया गया, और कार्बन को पॉइंट से दिखाया गया, कॉर्नर से दिखाया गया, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाया हमने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ, डॉट नहीं है, डॉट मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, डॉट नहीं बनी होती, ऐसे ही बना होगा। तो कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं, देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे इस तरीके का वाला, तो कैसा बनेगा, 7 कार्बन बना दो CH2 से जोड़ते हुए। कितने हो गए, 1 2 3 6, और एक और यहाँ जोड़ दो, 7 कार्बन दिख रहे हैं। ये और ये क्या है, सेम। ठीक, तो ये साइक्लिक है, क्लोज चेन है, रिंग जैसी दिख रही है आपको, तो सीधे ही आपको पता चल गया कैसा है, साइक्लिक। साइक्लिक में भी दो कैटेगराइजेशन किया गया है, एक को बोल रहे हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को बोल रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो क्या है, हेट्रो क्या है, ये समझ लो। अगर बोल रहे हैं हम होमो साइक्लिक,
तो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। और इसी होमोसाइक्लिक को एक और नाम दिया जाता है, कार्बोसाइक्लिक। क्या नाम देते हैं? कार्बोसाइक्लिक। बता रहे हैं, सुन लो भाई। होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब रिंग। रिंग जो बनी होगी वो केवल कार्बन से बनी होगी, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम। जैसे पिछले जो एग्जाम्पल थे वो होमोसाइक्लिक के थे। रिंग जो बनेगी वो किससे बनेगी? केवल कार्बन एटम से। ये देखो, जैसे ये हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 रिंग में बना दिया इनको। तो आपको स्ट्रक्चर देखने से लग रहा होगा कि हाइड्रोजन भी है रिंग में, लेकिन रिंग में हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं बाहर की तरफ। रिंग में कौन जुड़ा है? केवल कार्बन। अगर इसको हम देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा हुआ है? बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है। रिंग में कौन है? कार्बन। रिंग किससे बनी हुई है? केवल कार्बन से बनी हुई। पूरी ये रिंग किससे बनी हुई है? कार्बन से। तो रिंग अगर केवल कार्बन से बनेगी तो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। और अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आता है, कई बार ऑक्सीजन आता है, तो अगर कोई दूसरा एटम आ गया रिंग में तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीधे सीधे हेट्रोसाइक्लिक। उसको होमो नहीं, होमो का मतलब रिंग किसकी बनी हो? कार्बन से बनी। हाँ, नेक्स्ट लिख लो हेट्रोसाइक्लिक। हम्म, उसके बाद एरोमेटिक आएगा। हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में लिख लीजिए इन रिंग एनी अदर एटम, नहीं, या लिख लीजिए इन रिंग अदर एटम देन कार्बन, इन रिंग अदर एटम, और इस एटम को बोलते हैं हेट्रो एटम। डिफरेंट हो गया ना? हाँ, कार्बन के अलावा जो दूसरा होगा उसको हेट्रो एटम। इन रिंग अदर एटम, हेट्रो एटम इज प्रेजेंट विथ कार्बन, मतलब रिंग में कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसी रिंग को क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे एक कंपाउंड होता है पिरिडीन, क्या नाम है इसका? पिरिडीन। इसमें 5 तो कार्बन होते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, लेकिन यहाँ पे छठे स्थान पे क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। तो रिंग में ये तो 5 तो कार्बन थे, एक क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो इसलिए इसको किस में कैटेगराइज करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। कंपाउंड का क्या नाम है? पिरिडीन। पाइरिडीन लिखते हैं, पिरिडीन पढ़ते हैं।
पायरिडीन बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। पिरिडीन, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक समझ गए। ऐसा नहीं है कि हेट्रो एटम में नाइट्रोजन ही आएगा, नाइट्रोजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है। नहीं, कोई भी नहीं आते, ऐसा देखा नहीं गया कि कोई भी आए, ज्यादातर यही आते हैं, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। आ सकते हैं, आएंगे तो हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, लेकिन रिपोर्टेड नहीं है इतने। रिपोर्टेड मतलब दुनिया में पाए भी तो जाने चाहिए, बनने भी तो चाहिए। अपनी दुनिया नहीं बनानी है ना, जो फैक्ट्स जो डिस्कवर किए गए उनको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमो को एक और नाम दिया क्या, कार्बोसाइक्लिक। अब क्या बचता है इसमें, होमोसाइक्लिक में एक को बोल रहे हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोल रहे हैं एरोमेटिक। एक को क्या बोल रहे हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक। ठीक है। रिंग वाले कंपाउंड है ये भी, और ये भी कैसे हैं, रिंग वाले ही हैं, ठीक। हाँ, हेट्रो में नहीं, हेट्रो अलग कैटेगरी है। हाँ, होमो हेट्रो अलग कैटेगरी है, और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक अलग कैटेगरी है। दोनों एक दूसरे में पाए जा सकते हैं। अभी एग्जांपल कुछ बताएंगे, जिसको आप एरोमेटिक भी बोलोगे, जिसको आप होमोसाइक्लिक भी बोलोगे, ठीक है। ये किसका पार्ट है, हाँ हाँ, होमोसाइक्लिक का बोला है, ठीक है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इनमें कुछ विशेष स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो ये बोला गया था इसमें स्पेशल एरोमा होती है। किस बेसिस पे इनको एरोमेटिक बोला गया था, इनमें एक अलग तरीके की स्पेशल एरोमा होती है। स्मेल, जैसे आपने नेफ्थलीन बॉल को स्मेल किया है कभी, कैरोसिन ऑयल को, कैरोसिन ऑयल को स्मेल किया है ना, नेफ्थलीन बॉल को भी किया होगा कुछ लोगों ने, तो ठीक है। तो वो एक अलग तरीके की स्मेल होती है ना। तो शुरू शुरू में जब ये डिस्कवर किए गए तो जितने कंपाउंड थे एरोमेटिक जिनको रखा गया था इस कैटेगरी में, उनको बोला गया कि इसमें स्पेशल तरीके की क्या होगी, एरोमा होगी। फिर बाद में कुछ ऐसे भी डिस्कवर हुए जो एरोमेटिक से कैरेक्टर्स उनके मैच करते थे, लेकिन उनमें कोई एरोमा, उस तरीके की स्पेशल काइंड ऑफ एरोमा नहीं थी। तो फिर कुछ और भी चीजें डिस्कवर की गई कि भाई किस कंपाउंड, किस साइक्लिक कंपाउंड को आप एरोमेटिक बोलो और किसको एरोमेटिक ना बोलो, ठीक है। जिसको एरोमेटिक ना बोलो उसको एलिसाइक्लिक बोल दो, और जो स्पेशल कैरेक्टर जो एरोमेटिक के आपको बताए जाएंगे वो अगर स्पेशल कैरेक्टर हो तो उसको क्या बोल दो, एरोमेटिक। नहीं, ये पुरानी डेफिनेशन है कि खुशबू आएगी, खुशबू नहीं होती है, अलग से स्मेल। तो एरोमेटिक की पहचान देखिए क्या क्या है। एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो क्या क्या चीजें आपको मेजर वे में देखनी है। पहली चीज कि स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। अब इन सब चीजों का मतलब अभी आपको पता नहीं है तो एक बार के लिए टू द पॉइंट नोट ही कर लो। ऑल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड,
ब्रैकेट में लिख लो इसको कॉन्जुगेशन। अभी इसको पूरा इस एरोमेटिक टॉपिक को अलग से एक लेक्चर में आपको समझाएंगे, एक लेक्चर लगेगा इसमें, क्वेश्चन आते हैं इस पे। स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को HUCKEL, ये साइंटिस्ट का नाम है, बताएंगे ना, एक साथ बताएंगे पूरा। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो स्पेशल एरोमा तो है ही है, स्ट्रक्चर प्लेनर हो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, हकल्स रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर होंगे तब उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, उस साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अगर वो नहीं है तो क्या बोल दोगे उसको, एली साइक्लिक। तब क्या कह दोगे, एली साइक्लिक। ठीक है। अब आपका जो क्लासिफिकेशन है, अभी एरोमेटिक को क्योंकि अलग से एक लेक्चर लेके बताना है आपको, तो इसलिए क्लासिफिकेशन को यहीं पे रोक देंगे। अब आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को की नेमिंग कैसे करेंगे, उसको भी उसके साथ ही बताएंगे, डिफरेंशिएट करते हुए एग्जांपल के साथ। ठीक। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे हम लोग करते हैं। उसके लिए केमिस्ट्री में एक सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं, IUPAC। वो उसी ने सारे रूल बनाए, उस एसोसिएशन ने, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। मान लो कोई कंपाउंड ऐसा हो जो मान लो किसी कंट्री में से आपका डिस्कवर हुआ हो, है ना। अब उस कंट्री की बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया, और थोड़े टाइम बाद मान लीजिए किसी और कंट्री में भी वो ज्यादा मिला, तो उसने अपनी अपने हिसाब से उसका कुछ देसी नाम रख दिया, है ना, अपने अकॉर्डिंग। देसी नेम को बोलते हैं ट्राइवियल नेम, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिया। तो IUPAC ने बोला कि ठीक है, वो ट्राइवियल नेम तो चलेंगे ही चलेंगे, उनका तो अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मान लो किसी चीज से निकाले गए, जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड आपका रेड एंड से निकाला जाता है ना। शुरू शुरू में जब डिस्कवर हुआ था तो किससे मिला था, रेड एंड से मिला था, जिसका नाम होता है फॉर्मिका। एक कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड, जो किससे डेराइव हुआ था शुरू शुरू में, रेड एंड से, और रेड एंड जो थी उसका नाम क्या था, फॉर्मिका, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड। तो ये कैसा नाम हुआ, देसी नाम हो गया, किसी किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, उसके सोर्स की बेसिस पे, या वो जहाँ पे पाया गया उसकी बेसिस पे, उस जगह के नाम की बेसिस पे नाम रख दिए जाते थे, है ना। फिर IUPAC ने बोला कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अब IUPAC ने कहा कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि एक ऐसा नाम हो कंपाउंड का जो सारी कंट्रीज को पता हो, मतलब उसके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी कंट्री उसका नेम करना जानती हो। तो ऐसे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेमिंग। ठीक है। तो वो हम लोग सीखेंगे कितने तरीके के, इसी में हम लोग सीख जाएंगे कि कितने तरीके के किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी कंपाउंड में कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो कितने तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा इंट्रो हो जाए उसका। और ये अभी आपका क्या है, ये अभी कराना है आपका। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, हाँ बोलो।
10 दिन की नेमिंग है, आज ही करा दें पूरा। IUPAC फुल फॉर्म पता है सबको? नहीं पता है नोट कर लीजिए, जरूरत नहीं है पर फिर भी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ भी होगा ठीक है। जैसे कुछ घरों में होता है ना, किसी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वैसे ही केमिस्ट्री में IUPAC की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, डॉट भी नहीं हिल सकती, पत्ता तो छोड़ो। ठीक है, तो ये है यूनियन, ये है डिसाइडिंग बॉडी, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग नाम लिखेंगे उसको बोलेंगे IUPAC नेम। क्या लिखेंगे हम लोग? IUPAC, उस नाम को ही हमने बोल दिया IUPAC नॉमेन। ये नामकरण, नामकरण तुम लोगों ने पढ़ा है 10th में? सबने पढ़ा है नामकरण? तुम्हारा नाम लिख कर रखा गया था जब पैदा हुए थे, नामकरण संस्कार होता है वही है। ठीक है, तो जब अपने बच्चों का नाम जानना तब तक तो जान जाओगे नामकरण। इतने खुश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि लक्षण ही है, शादी हो ही जाएगी। हाँ, इनको यही नहीं, आजकल के लड़कों को यही नहीं पता होता है कि कुछ करें धरे नहीं, कुछ कमाए धमाए नहीं तो कुछ ही नहीं हो। कॉन्फिडेंस की जो, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस की चरम सीमा जिसको बोलते हैं ना, वो है अंशुल के अंदर। हाँ, यही चाहिए जीवन में। लो, देखो आशय, आशय खुश हो गया। चलो, चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या? फंक्शनल ग्रुप। बार बार इसका डिस्कशन होगा तो पहले समझ लें है क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। भूवी वेरोनिका। एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides chemical properties of compound is called functional group। इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप में आपका Cl हो गया, इसको भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन बोल देंगे। आपका COH ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप। CHO ग्रुप होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप।
ऐसे काफी सारे ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10th में भी थे, हाँ बहुत सारे हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, ईथर। एक एक करके याद करेंगे ना, करना तो सब है। छोड़ दिया होगा इसने। हो गया, नोट कर लिया सबने? चलिए भाई, पहले आपको सिखाया जा रहा है नॉमेनक्लेचर। पहले सीख रहे हैं किसका? हाइड्रोकार्बन। पहले किसकी सीख रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की। उसके जो रूल्स हैं वो बेसिक रूल्स हैं, तो पहले उनके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐड अप करके अगले ग्रुप्स में अप्लाई किया जाएगा। तो लिख लीजिए रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे भी चलेंगे, हाइड्रोकार्बन लिख दिया तो इसका मतलब नहीं हाइड्रोकार्बन के लिए ही है, आगे भी चलेंगे। हाँ, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ही कंपाउंड होगा, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है देखो, अगर आपको सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको। क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक। जैसे मान लो ये कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ कंपाउंड। तो अब इस स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। कार्बन काउंट करने हैं और देखने हैं सबसे लंबी चेन हमें कहां पर मिल रही है, ठीक। अब कैसे डिसाइड करेंगे इसको? काउंट करेंगे, ठीक। चेन अगर हम बनाए, चेन समझे तो कौन कौन सी हो सकती है देखो। जैसे एक ये वाली दिख सकती है आपको, स्ट्रेट चेन लेनी है पूरी की कंटिन्यूएशन में ले लो। एक ये ले सकते हो, ठीक है। हाँ, किसमें किसमें किसमें? हाँ, इसमें लगा दो कुछ, ठीक। एक चेन आप ये ले सकते हो, हरी वाली। देख पा रहे हो? और भी हो सकती है चेन। एक ये भी ले सकते हो ऐसे जाके ऐसे, एक ये भी ले सकते हो ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। एक ये भी हो सकती है ऐसे 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 ऐसे। कौन सी लंबी मिल रही है उसको काउंट करेंगे, वही हमारी मेन चेन होगी, उसी के अकॉर्डिंग नाम, ठीक है। काउंट कर लिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो रहे हैं? 11। इसमें 11 आ रहा है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 आ गया। देखो इसमें कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गए, ठीक है।
और अगर यहाँ से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जा रहा है। अच्छा इधर से ऊपर जाते हैं, ऊपर भी इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन सी मिल रही है? 12 वाली मिल रही है। तो सबसे लंबी चेन क्या करना है हमको? सेलेक्ट करना है ना। तो अपनी सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई? हो सकती थी बहुत सारी पर लंबी वाली चेन कौन सी हो गई अपनी? ये वाली। ब्लू वाली क्या हो गई अपनी? यहां तक बात क्लियर है? ब्लू से जो डिनोट किया वो कौन सी हो गई? लॉन्गेस्ट। तो पहला, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? लॉन्गेस्ट चेन्स सेलेक्ट करनी है। ठीक। ठीक। अब चेन के अलावा जो चीजें होती हैं, मेन चेन जो आपने सेलेक्ट कर ली, उसके अलावा जो भी चीजें बचेंगी उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे उसको? कौन सी? किसमें? अच्छा ऊपर ले जाएं, अगर अगर ऊपर ले जाएं, हाँ तो उसके लिए भी रूल बताते हैं अभी। एक ही रूल नहीं है, और भी है। ठीक। तो एक हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइम काम किया कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक। दूसरा रूल देखो, दूसरा लिखो, सेकेंड रूल लिखो कि आपको जो आपने चेन सेलेक्ट की है उसके अलावा जो भी चीज है, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट आ रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग तरीके से लिखते हैं, उसको क्या बोल दोगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक। जैसे अगर हमने ये ब्लू वाली सेलेक्ट की थी सपोज, तो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट कौन कौन सा आ रहा था? ये देखो, एक एक्स्ट्रा पार्ट ये है, एक एक्स्ट्रा पार्ट ये है, और एक ये बन रहा था। तो ये तीनों क्या हो गए आपके? सब्स्टिट्यूएंट। एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक बात क्लियर है? अब तीसरा रूल देखो। तीसरे रूल में ये बोला गया कि आपको नंबरिंग, काउंटिंग, चेन की जो काउंटिंग होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं। कौन सी काउंटिंग सही होगी, क्योंकि इसमें कार्बन को पोजीशन देनी होती है 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है उसकी पोजीशन भी आपको बतानी पड़ती है। तो हमें क्या देखना है कि जो काउंटिंग है कार्बन की 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4। तो किधर से काउंटिंग करनी है उसको कैसे डिसाइड करें? उसके लिए एक रूल है, उसके लिए रूल लिखिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, इसमें लिखिए लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब सब्स्टिट्यूएंट की बात करना है। if one substituent is present, if one substituent is present, then numbering occur by the side where substituent
पोजीशन इज लेस इन नंबर। मतलब समझा दें इसका? देखो, जैसे मान लो ये है हमारे पास, सपोज ये कंपाउंड है, ठीक। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि काउंटिंग किधर से करें, इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये छोटे नंबर पे आना चाहिए, इसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, कम पे आना चाहिए। अगर देखें हम यहाँ पे इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। और अगर काउंटिंग इधर से कर लो तो 6 पे आ रहा है। तो कौन सा राइट वे है, ये वाला वे क्या होगा, गलत होगा, और ये वाला वे क्या होगा, राइट। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन कम मिलेगी वो पोजीशन ली जाएगी, ठीक है। ये तो कब है, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग लगी थी, तो उसको हमने देख लिया किधर से पास पड़ रहा उधर से ही हमको काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाए तब क्या सिचुएशन होगी, तब लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, ये नोट कर लिया भूमि वेरोनिका? नेक्स्ट रूल लिखो, इफ more than one substituent are present, if more than one substituent are present, then lowest locant sum rule is applied. Lowest locant sum rule is applied. अब ये समझते हैं क्या है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब मेन चेन कौन सी होगी जरा सेलेक्ट करो पहले, मेन चेन सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही वाली होगी, है ना, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लें चेन को, फिर जो एक्स्ट्रा होंगे उनको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी ले सकते थे, ये वाली भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी तो 80 आएगा, अगर इसको छोड़ दें इसको ले लें तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता, अभी कौन बन गया, ये बन गया, बात एक ही है। जब दो चीजें इक्वल आ रही हैं तो किसी भी एक को ले लो, तो 8 की चेन हो गई। अब क्या देखना है, काउंटिंग इधर से लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो। सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं, 1
2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। अगर लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो क्या नंबरिंग आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से अगर काउंटिंग करोगे, लेफ्ट टू राइट अगर काउंटिंग करते हो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे है? 2 पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे है? 6 पे। और तीसरा भी किस पे है? 6 पे। टोटल कितना आया? 14। ठीक। अब अगर राइट से लेफ्ट कर लो, काउंटिंग कहाँ कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, मतलब इस तरफ से कर लो। राइट टू लेफ्ट कर लें। 1 2 3 4 5 6, अपोजिट चीज हो गई, वही है ना? वहां पे आया था 266, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये 3 पे आ जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3, और वो कितने पे आ गया? 7। तो कितना आ गया? 30। जिधर से सम कम आएगा उधर से ही काउंटिंग करनी है। तो राइट वे कौन सा हो गया? लोएस्ट लोकेंट सम रूल। ये क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट क्या हो गया? गलत तरीका है। राइट टू लेफ्ट क्या हो गया? सही। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कहाँ? दिख तो नहीं रहा, तो नोट करो ना, एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएगा। सो क्यों रहे हो तुम लोग? सोइए नहीं। ये हो गया, अभी और होगा। जल्दी नोट करो वंश। नोट करो, दिखाओ। ठीक है, चलो। ये हो गया लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अब देखो, जैसे मान लो कि आपका अगर आपको दिखाई दे जाए मल्टीपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड दिखाई दे? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मतलब उसको आपको अपनी मेन चेन में सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। कोशिश ये करनी है कि उसको हम किस में ले लें? अपनी मेन चेन में ले लें। तो पहले 2-4 नाम लिखना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब देखो, नाम कैसे लिखना है चेन सेलेक्ट करने के बाद? अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है जिसको कि क्या बोला गया? हाइड्रोकार्बन, और उसमें केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको किस में कैटेगराइज किया गया? एल्केन में। और इसका आयुपैक नेम भी क्या होता है? एल्केन। आयुपैक नेम भी क्या होता है इनका? एल्केन। ठीक है। तो कैसे लिखें इनका नाम, ये देखते हैं। कार्बन की नंबरिंग जो चेन में आपके आएगी, अगर 1 आता है तो इसके लिए लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। अगर 2 आता है कार्बन की नंबरिंग तो लिखते हैं एथ। 3 है तो प्रॉप। 4 है तो ब्यूट, ब्यूट पढ़ते हैं बट लिखते हैं। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो, नोट करते जाइए, डेक। 11 है तो अनडेक। 12 है तो डोडेक। इससे ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली नहीं, इससे लंबा देते नहीं। इतना नोट कर लो, डोडेक।
दो डेक डीओ अनडेक अनडेक 10 को डेक 11 को अनडेक नॉन चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं आपकी